माइंडसेट तो क्लियर है ही नहीं कि कौन से कोर्स में जाएं। तो हमारी अप्रोच में वो सब्जेक्ट नहीं आ पाया। आपकी जो रीजनिंग कैसी रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी, वो एजुकेशन पॉलिसी, लास्ट एजुकेशन पॉलिसी, इनमें डिफरेंसेस क्या है? अगर वो वहीं बना रहता तो हम आज बैलगाड़ी में घूमते रहते। मैं तो स्मार्ट स्टडी करता हूँ rather देन हार्ड वर्क। 21 डेज एटलीस्ट मेरी पढ़ाई हो जाए तो मैं कंसिस्टेंटली मतलब कर सकती हूँ। और अगर युवा अपना गुरु खुद नहीं बन सकता तो वो युवा नहीं हो सकता। हेलो, आई एम शिवानी। आज हमारे साथ मिस्टर चंद्रकांत सर है अवेलेबल, जिनको प्लस 25 इयर्स का सीबीएसई एजुकेशन स्कूल्स में एक्सपीरियंस है। सर एक रेनाउंड पर्सनालिटी पेरेंटिंग कोच के रूप में इंदौर में वर्क कर रहे हैं। हेलो सर। थैंक यू। सर, आज आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को। जैसा आपने कहा, चंद्रकांत शर्मा मेरा नाम है। मैं एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। तो मेरा जो अर्ली एजुकेशन हुआ वो मुरैना के जंगलों में हुआ, जहाँ पर मेरे पिताजी जॉब करते थे। वहाँ ग्रो करने के बाद, स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद ग्वालियर में मैंने हायर एजुकेशन किया और अपना पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद में मैंने यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी की। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट ओवर। उसी दौरान लाइवलीहुड के लिए मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडहॉक पे अपना काम शुरू किया और फिर ये काम इतना पसंद आया, लोगों को भी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। शुरुआत में स्टेट बोर्ड स्कूल्स के साथ काम किया और बाद में सीबीएसई स्कूल्स में आ गया। सीबीएसई स्कूल्स में काम करते हुए फॉर्चुनेटली मुझे बहुत बेहतर प्लेसमेंट मिली, अच्छी जगह मिली, एंड आई हैव सर्व्ड एज सौदिया चेयरमैन, एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर, सीसीए मेंटर एंड मोर वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इन सब के साथ काम करते करते बड़ा हुआ, लोगों के साथ काम किया, सीखा, सिखाया और प्रोसेस जारी है। आज आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू सर। सर, मतलब मेरा मेन कंसर्न है, जैसे बच्चे आज के टाइम पे जो स्कूल में रहते हैं, 10th या 12th में जो रहते हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें, या कुछ के माइंडसेट तो क्लियर है ही नहीं कि कौन से कोर्स में जाएं। उनको पता ही नहीं है, करियर क्लियर ही नहीं है उनका। तो उनके लिए क्या स्टेप्स रहती है जो उनको फॉलो करना चाहिए? बेसिकली ये बच्चों की गलती नहीं है। समाज जिस दिशा में चल रहा है, सेटल्ड पैटर्न पर चल रहा है, उसकी वजह से है। अब चूंकि सारे समाज को एक साथ बदल नहीं सकते हैं, तो हमारे पास कुछ सजेशंस हैं उनके लिए। बच्चों को चाहिए सबसे पहले कि वो ये ऑब्जर्व करें कि उनकी अपनी एबिलिटी क्या है, उनकी अपनी इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है उनकी, और वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। जब उनको समझ में आए कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मॉडर्न टेक का व्यक्ति हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा एक हैंड हो सकता हूँ, नहीं मैं साइंस में अच्छा करूँगा, उनको एक बार ये समझ में आ जाए तो फिर वो उस कंसर्न एरिया के जो कोर्सेज हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उनको देखें, और पहले वो ये तय करें कि इनकी एफिलिएशन किस तरह की है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उसमें आते हैं नहीं आते हैं। उसके बाद उनको समझना चाहिए कि इनका जो रैंकिंग कैसा है, कोर्स का प्लेसमेंट रैंकिंग कैसा है। यहाँ के जो अल्मुनाई हैं वो अल्मुनाई किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं इस कोर्स को या स्कूल को, क्योंकि सबसे बेस्ट जो फीडबैक मिलता है वो अल्मुनाई से मिलता है। एग्जैक्टली। तो ये सब करके वो ये समझ सकते हैं कि उनके लिए एक बेहतर कोर्स क्या है। इसके बाद उनको समझना पड़ेगा उस कोर्स का पैकेज क्या है, फ़ी क्या है, उसमें कोई हिडन फ़ी तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स कई बार एडमिशन तो करा देते हैं, एजुकेशनल लोन भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्सपेंसेस है उसको बियर न कर पाने के चक्कर में जो रिटेंशन है कोर्सेज में वो बड़ा एडमिशन की तुलना में अलग हो जाता है। ओके। तो उनको वो भी देखना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि इसकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव में इस कोर्स की क्या वैल्यू बनती है, किस तरह ये कोर्स उनके काम आएगा। तो इन 4-5 चीज़ों पर जब बच्चे और पेरेंट्स गौर करेंगे तो उनको जो डार्क एज दिखती है वो नहीं दिखेगी, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, और जब कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो रास्ता बन जाता है। सर, जैसे कि आपने बोला ह्यूमैनिटीज़ का, ह्यूमैनिटीज़ इट मीन्स अपन बात करते हैं सोशल साइंस लाइक आर्ट्स जो सब्जेक्ट है,
ये साइकोलॉजी है बच्चों में। इवन दो पेरेंट्स में ये मिथ है कि जो डम्ब स्टूडेंट है, जो वीक स्टूडेंट है, वो आर्ट्स लेगा। बट अपन आज के टाइम पे देखते हैं इवन दो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, बड़ी बड़ी पोस्ट, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इनमें भी वही सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में 11th-12th में रहते हैं। तो ये बाइफर्केशन क्यों है, ये इतना ज़्यादा मिथ क्यों है मार्केट में? बेसिकली एजुकेशन का जो आइडिया है वो है डेवलपिंग ह्यूमन, डेवलपिंग सिटीजन्स। एजुकेशन का आइडिया कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना नहीं है। अब चूंकि लोगों ने परसेप्शनल आइडियोलॉजी डेवलप कर ली कि अगर मेरा बच्चा साइंस पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा तो एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी। देखा जाए तो उन कोर्सेज में कभी कहीं ये गारंटी नहीं होती है। एग्जैक्टली। और आज देखिए कितने ही बच्चे एमटेक करने के बाद या रुड़की से, आईआईटी से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने के बाद अपना सेल्फ कुछ चला रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली मेडिकल में देखिएगा तो 70% बच्चे अपना सेल्फ ही करते हैं। पर चूंकि समाज की परसेप्शनल आइडियोलॉजी है, पहला विषय हो गया आपका कि समाज ऐसे क्यों देखता है। दूसरा विषय ये है कि जो ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के हमारे समाज का आइडिया शुरू से ही गलत है। ह्यूमैनिटी बेसिकली नागरिक को एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए शुरू किया गया, जो राजा महाराजाओं के समय से रॉयल फैमिलीज पढ़ते थे। यस सर। अब वो जैसे ही ब्रिटिश इंडिया से हम इंडिपेंडेंट इंडिया हुए तो हमारी अप्रोच में वो सब्जेक्ट नहीं आ पाया। अब जहाँ तक सवाल आपने कहा यूपीएससी और पीसीएस के एग्जामिनेशंस का, तो बेसिकली वो जो एग्जामिनेशंस हैं वो डायरेक्टली फोकस्ड होते हैं कि उनको ऐसे सिटीजन्स तैयार करना है, ऐसे लीडर्स तैयार करना है जो समाज को, उनकी समस्याओं को देख सकें और उनकी लाइफ को आसान बना सकें। तो उसके लिए हमको वही व्यक्ति चाहिए, वही स्कॉलर चाहिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से आएँ, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से आएँ। एग्जामिनेशन में ह्यूमैनिटीज़ की एक बड़ी प्रोपोर्शन रहती है। और अभी अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये पहले होता था सब्जेक्ट लेकर के यूपीएससी करना, पीएससी करना। Exactly. अभी क्या होता जा रहा है कि जो मेजर पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग का, कैलकुलेशंस का, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी रहेगी, आपकी जो रीजनिंग कैसी रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी रहेगी, उस तरह के एग्जाम प्रोसीजर्स बना दिए गए हैं। तो मैं सोचता हूँ एक सामाजिक सरोकार की ज़रूरत है और आपका प्लेटफॉर्म अगर इसके बारे में काम करे तो हम एक सेपरेट पॉडकास्ट कर सकते हैं इसके लिए। यस सर यू। और इसके बाद में सर जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, वो एजुकेशन पॉलिसी, लास्ट एजुकेशन पॉलिसी, इनमें डिफरेंसेस क्या है, मेजर डिफरेंसेस क्या दिखे एंड क्या इम्प्रूवमेंट आया है इस एजुकेशन पॉलिसी से? जब भी एजुकेशन पॉलिसीज आते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, एक लंबा टाइम पीरियड लेकर के आते हैं। तो जो पिछले एजुकेशन पॉलिसी के और इसके बीच में जो डिकेड्स का फ़र्क है, लगभग 4 दशक के बाद में आई, गवर्नमेंट बेसिकली आउटकम्स को ऑब्जर्व करती है और जो कमिंग ट्रेंड्स होते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव, उनको देखती है। तो पिछले पॉलिसी को जब लाया गया होगा तब डेफिनेटली बड़े एजुकेटर्स के द्वारा लाया गया होगा, गवर्नमेंट ने उस पर कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी। लेकिन ओवर द पीरियड इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अब ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है और देखने में भी आ रहा था कि हम बहुत बड़ी मात्रा में वाइट कॉलर्स पैदा कर रहे थे। लड़के लड़कियां पढ़ते थे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किए और उसके बाद वो सब ऐसी जगहों पर प्लेसमेंट ढूंढते थे जहाँ के लिए बने ही नहीं थे, या फिर कुछ समय के बाद में वो बेरोजगार होकर घर में बैठते थे। एक और इतर बात है कि बहुत बड़ा सामाजिक क्षेत्र एजुकेशन से वंचित था, उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। तब जाकर के ये जो कमेटी फॉर्म हुई एनईपी, कस्तूरी रंगन साहब के मार्गदर्शन में, और इसमें देश भर के तमाम शिक्षाविदों ने योगदान दिया, मैं भी कई जगह इसमें शामिल रहा। इस पॉलिसी ने ग्रास रूट पे काम करना शुरू किया और जो मूल परिवर्तन किया वो किया उन्होंने स्किल बेस्ड एजुकेटर्स तैयार करना। स्कूल को उन्होंने स्किल हब बनाने का प्लान दिया सबसे बड़ा। इसको सरल शब्दों में कहें तो अगर हम भाषा सीखें तो भाषा का प्रयोग कैसे करें। अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप मेरी बात को गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं स्कूल में 10-12 साल और कॉलेज में पढ़ते हैं, और जब भी हमें हिंदी में एक लेटर ड्राफ्ट कराना होता है तहसीलदार कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, हम वहाँ के बाहर जाके जो बाबू बैठता है
10वां 12वां पास, उससे हम टाइप कराते हैं और हम वहाँ पे असहाय स्थिति में खड़े रहते हैं सिर्फ साइन करने के लिए। ये बहुत बड़ा मजाक था हमारी शिक्षा पॉलिसी को लेके। तो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे मैं भाषा की बात करूं, मैं मानविकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, मैं साइंस की बात करूं, हर चैप्टर को लर्निंग आउटकम बेस्ड बना दिया गया है और उस डिराइव्ड स्किल को डे टू डे एरिया में इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। इसके अलावा एनईपी असेसमेंट के मामले में अपनी पिछली पॉलिसी से बहुत इतर है, बहुत अलग है। पहले स्कूल सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड असेसमेंट होता था, एवेल्यूशन होता था। अभी चाइल्ड सेंटर्ड असेसमेंट है, एवेल्यूशन। वो ठीक बात है कि थ्योरी को प्रिंसिपली एक्ट होने में समय लगता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे स्कूल में क्लासरूम डिलीवरी भी बदली है, हमारी लर्निंग प्रोसेस बदली है और हमारी असेसमेंट की जो सिस्टम थी उसमें सांगोपांग परिवर्तन आया है। तो एनईपी जिसको एक्ट करा रहा है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आई थिंक आने वाले समय में एक लैंडमार्क साबित होंगे और जब हम एक दशक के बाद ग्लोबल डेवलपमेंटल गोल्स की लाइट में इसको देखेंगे तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में लेके आ चुके होंगे। ओके, जैसे कि आपने बोला लर्निंग पैटर्न चेंज हुआ है काइंड ऑफ, तो अपन भी देखते हैं कि डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, डिजिटल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो क्या डिजिटल लर्निंग इज़ बेटर और अपनी जो पुरानी चलती आ रही है वही बुक कॉपी ये ज़्यादा बेटर है? क्या इसमें रहेगा कंपैरिजन? आपके प्रश्न में दो बातें हैं, एक हमारी जो कस्टमरी आइडेंटिटी थी पढ़ने की और एक जो वर्तमान आइडेंटिटी है पढ़ने की। देखिए क्या होता है, हम संसार के साथ चलने वाले लोग हैं। मूलतः देखें तो मनुष्य का जब विकास हुआ तो उसने पुली, व्हील और कुछ इस तरह की बेसिक मशीनों का इन्वेंशन किया। यस यस एग्जैक्ट अगर वो वहीं बना रहता तो हम आज बैलगाड़ी में घूमते रहते। एग्जैक्ट लेकिन ह्यूमन अप्रोच है इन्वेंट करना, अपडेट करना, इनोवेट करना। ऐसे ही एजुकेशन में, लर्निंग में जब टेक्निकल एडवांसमेंट आया तो एक समय टेक्निकल एडवांसमेंट यूरोप, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया से देशों तक सीमित था, पर भारत ने बहुत तेजी से ग्रोथ की, प्रोग्रेस की और आज भारत टेक्निकल एडवांसमेंट में लीडर है, ग्लोबल लीडर है। तो आज के समय में हम डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सिस्टम आता है तो उसके कुछ प्रोज कॉन्स होते हैं। पुराने सिस्टम के भी कुछ प्रोज कॉन्स और नए सिस्टम के भी हैं। हमें समझना है कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक नए सिस्टम को किस तरह इस्तेमाल करना है। चूँकि नया सिस्टम एल्गोरिदम बेस्ड है यस और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को प्रभावित कर सकती है, कर रही है। तो हमें वहाँ सावधानी की ज़रूरत है। हम टेक सेवी बने पर हम टेक ट्रैप्ड नहीं बने। एग्जैक्टली वही हाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था हाँ। कि एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है बच्चों को, हर अपन इंडिविजुअली भी, मैं खुद हर 5 मिनट में स्क्रॉल करना है, देखना है स्क्रीन को, वही वही एप्लीकेशंस ओपन करना है। सो इससे कैसे बचना चाहिए? इससे बचने का सवाल जब आता है तो पहले इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हम बेसिकली सीखते 5 तरह से हैं, देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके। सांगोपांग जो उसका Okay. भाव है। इस 5 तरह के सीखने के लिए हमारे पास 5 तरह के अलग अलग सेंस ऑर्गेन्स हैं और सेंस ऑर्गेन ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से लेकर हिप्पोकैम्पस तक और एमिगडाला